नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। कथा निधि चैनल पर आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है औकात। तो आइए सुनते हैं लघु कथा औकात। हरीश और कांता अभी निसंतान थे। घर पर वे अकेले ही रहा करते थे। जब से बंटवारा हो गया उसके बाद से बड़े भैया और भाभी, इनका परिवार रहता तो वैसे उनके घर के पास में ही था, बिल्कुल सटा हुआ घर ही था, लेकिन वे लोग इनसे कोई खास मतलब नहीं रखते थे और आपस में उनकी बनती न थी। तो एक तरह से वे लोग बिल्कुल अकेले ही थे। कांता के पिता का अभी कुछ दिनों पहले ही देहांत हुआ था। इस वजह से कांता और हरीश अभी इस समय कांता के मायके में आए हुए थे। दुख की इस घड़ी में कांता को संभलने में बड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अपनी माँ को संभालने के लिए उसने अपने मन को संभाला। अब वो चाहती थी कि उसकी माँ भी उसके साथ में घर में ही रहे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ अब अकेली रहे। उसे डर था कि उसके अनुपस्थिति में अगर माँ को कहीं कुछ हो जाए तो ऐसे समय में माँ की देखभाल करने वाला वहाँ कोई था नहीं। इसलिए वो माँ को अपने साथ में लेकर जाना चाहती थी। उसकी माँ ने दिनों से उसकी बात सुन तो रही थी, लेकिन अभी तक उन्होंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया था कि वह बेटी के साथ जाएंगी। कांता और हरीश बाजार में सामान लेने के लिए गए थे। कांता ने कुछ सब्जियां खरीदी और उसके पति हरीश के हाथ में जो थैला था उसमें डाल दी। तभी हरीश के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो पता चला कि उसके घर के बगल के किसी घर में चोरी हो गई है। जब हरीश ने ये बात सुनी तो वो परेशान हो गया, क्योंकि उसके घर में भी तो कितने दिनों से ताला लगा हुआ था। फोन रखते ही उसने कांता से कहा, देखो कांता, वर्मा जी के घर पर चोरी हो गई है। हमारा घर भी तो वहाँ देखने वाला कोई है नहीं। पिछले 25 दिनों से घर ऐसे ही ताले में बंद पड़ा है। कांता ने उससे विनती की, कुछ दिन और रुक जाते हैं, फिर हम माँ को मना लेंगे और अपने साथ घर लेकर जाएंगे। मैं माँ को अब ऐसी हालत में यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकती ना। हरीश ने सहमति में सिर हिला दिया। कांता और हरीश बाजार से निकल ही रहे थे कि तभी कांता का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो उधर दूसरे सिरे पे मौसी थी। मौसी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बोली, कांता, तुम्हारी माँ घर पर अकेली है और तुम अपने पति के साथ बाजार घूम रही हो। मैं दीदी से रोज बात करती हूँ और जब भी मैं फोन करती हूँ तो मुझे यही मालूम पड़ता है कि तुम अपने पति के साथ बाहर घूमने निकल गई हो। तुम वहाँ अपनी माँ को देखने के लिए रुकी हो या घूमने फिरने के लिए? यह सुना तो कांता हैरान रह गई। वह कहने लगी, मौसी, मैं तो सब्जी आदि खरीदने के लिए बाजार आई हूँ। लेकिन मौसी ने इस बात को न समझते हुए गुस्से में उसे और डांटना शुरू कर दिया। अब बहाने मत बनाओ। 2 सब्जी लेने के लिए बाजार में गई हो और 4 घंटे बाहर लगाओगी तो किसी को भी पता चल जाएगा कि तुम लोग घूमने फिरने निकले हो। यह भी भला कोई घूमने फिरने का मौका है? और तुम वहां रुकी हो तो खाना तुम्हें क्यों नहीं बनाती हो? दीदी इतने दुख में है, उन जीजाजी नहीं रहे और फिर भी घर के सारे काम वही कर रही है। ये सुनकर तो कांता हैरान ही रह गई थी। जब घर पहुंची तो उसने देखा कि माँ अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी कांता दंदनाते हुए अपनी माँ के कमरे में पहुंची। कहने लगी, माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मौसी का फोन आया था मुझे और वो मुझे सुना रही थी कि मैं अपने पति के साथ घूमने फिरने यहाँ पर आई हूँ। मैं कब घूमने गई बताओ माँ? और वो यह भी बोल रही थी कि तुम्हारी मम्मी इतने दिनों से तुम्हें बना बना कर खिला रही है और तुम बाहर घूमने फिरने के मजे कर रही हो। माँ, मौसी ने ये भी कहा कि घर में सारे काम माँ कर रही है, बर्तन मांजती है, झाड़ू पोंछा करती है, और मुझे बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बताओ, जब से मैं आई हूँ तब से घर का सारा काम मैंने ही तो संभाला है कि नहीं, और बाहर का काम सारा हरीश कर रहे हैं। फिर मौसी हमें ऐसा क्यों बोल रही थी? माँ ने मुंह बना लिया। बोली, सही तो बोल रही है वह। तुम लोग जब देखो तब घूमने के लिए ही तो निकल जाते हो। कल शाम को देखो मैंने चाय बनाई थी कि नहीं बनाई थी? सुनकर कांता अपना सिर पकड़कर बैठ गई। माँ, हम लोग घूमने नहीं जाते हैं। घर के लिए राशन पानी भी तो लाना होता है कि नहीं, उसी के लिए जाते हैं। हरीश को यहाँ मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं, इसलिए हम साथ में मार्केट जाते हैं। यह बात तुम्हें भी तो अच्छी तरह से पता है। और घर का सारा काम तो माँ मैं कर रही हूँ। कल बस तुमने चाय बना दी थी, वो भी तुमने बहुत जिद करी इसलिए। तो तुमने मौसी को ऐसे कैसे कह दिया कि तुम ही सारा काम कर रही हो? आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम माँ? हम तो सोच रहे थे कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन तुम तो हमें ही बदनाम करने पर तुली हुई हो। कांता चिड़चिड़ा कर अपनी माँ से कहने लगी, देखो कांता,
अगर तुम मुझे साथ लेकर जाओगी ना तो वहाँ भी मेरी नाक में दम ही करके रखोगी। वहाँ भी तुम अपने पति के साथ घूमोगी, एंजॉय करोगी और मुझे घर पर अकेले छोड़कर चले जाया करोगी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे वहाँ पर अपनी नौकरानी बनाकर लेकर जाना चाहती हो। इसीलिए मैंने सबको फ़ोन करके तुम्हारी असलियत बता दी है। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊँगी कांता। मैं तो तुम्हारी मौसी के घर ही रहने के लिए जाऊँगी। वो मुझे कह भी रही है आने के लिए। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तुम अपने पति के साथ यहाँ से इनके दिन पूरे हो जाए तो चली जाना। माँ के जवाब को सुनकर कांता सन्न रह गई। अभी अभी उसके पिता का स्वर्गवास हुआ था। शोक प्रकट करने के लिए मामा, मौसी, मौसाजी सब लोग आए हुए थे। उसके बाद उन लोगों में क्या बातचीत हुई थी, कांता को कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन उन लोगों के सबके चले जाने के बाद से ही उसे माँ का व्यवहार कुछ बदला बदला हुआ सा लग रहा था। अब कांता को पता नहीं था कि माँ उसके पीठ के पीछे उसके बारे में क्या क्या बातें फैला रही है। वह तो यहाँ पर माँ का सहारा बनने के लिए रुक गई थी और सोच रही थी कि महीने भर के बाद वह माँ को यहाँ से लेकर अपने साथ अपने घर चली जाएगी। वहाँ माँ को बहुत अच्छे से रखेगी, माँ का दुख गम कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन माँ तो उसे जानबूझकर बदनाम कर रही थी ताकि सबकी नजरों में खुद की बेटी गिर जाए और उन्हें बेटी के साथ न जाना पड़े। अगर ऐसा था तो माँ वैसे ही कह देती उसे कि अभी वह उसके साथ नहीं जाना चाहती। उसे यूं चुप खड़ी देखकर माँ कहने लगी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पिताजी के अकाउंट में जो 60 लाख रुपए हैं उन रुपयों पर ही तुम्हारी नजर है कांता। लेकिन उधर नजर भी मत करना कांता, वे पैसे मेरे हैं। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी उसमें से। सारे रुपए मैं अपनी मर्जी से खर्चे करूंगी और मैं ये घर बेचकर अपने मायके जाने वाली हूँ। तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। कांता को माँ का बात करने का लहजा भी बड़ा बुरा लग रहा था और उसकी बातें सुनकर कांता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। कांता को रोना आ गया, मगर तभी अचानक से वकील साहब घर आए। वकील साहब को देखकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वकील साहब ने आकर बताया कि दिगंबर जी ने यानी कि कांता के पिता ने अपनी वसीयत बनवाई थी। वसीयत का नाम सुनते ही कांता की माँ के तो होश ही उड़ गए। वकील साहब ने बताया कि दिगंबर जी ने एक पत्र दिया था उन्हें कि वसीयत पढ़ने से पहले उस पत्र को पढ़ा जाए। वकील साहब ने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। उस पत्र में लिखा था, प्यारी कांता, मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जीवन में जहाँ भी रहोगी खुश रहना बेटी। पापा ने तुम्हारे लिए शुरुआत से बहुत मेहनत की है और मेरे बाद भी मेरी कमाई हुई धन संपत्ति मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ही मिले, ताकि मेरे बाद भी तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना आए जिंदगी में। मैं मानता हूँ बेटी कि इंसान की जगह रुपए पैसा नहीं ले सकता, लेकिन जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा ना, तब ये रुपए तुम्हें थोड़ा सहारा तो देंगे ही। और मैंने हमेशा तुम्हारी माँ का झुकाव अपने मायके की तरफ ज़्यादा देखा है और वह फिजूल खर्च भी बहुत करती है। संयोगवश एक दिन मैंने उसे अपनी बहन से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारे जीजाजी को यानी कि मुझे कुछ हो गया तो वे सब कुछ समेट कर अपने पीहर चली जाएंगी। कांता की तो शादी हो चुकी है, वह तो अपने घर में रह ही रही है, तो मैं अकेली थोड़ी ना रहूंगी। जब कांता के ससुराल वाले उसके साथ नहीं रह रहे हैं तो मैं ही उसका साथ क्यों दूंगी। मैं तो तुम लोगों के साथ में ही आकर रहूंगी। मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं आराम से अपनी जिंदगी तुम लोगों के बीच में रहकर काट दूंगी। बेटी कांता, जब मैंने तुम्हारी माँ को यह कहते सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे ये भी लगा कि मेरी पत्नी अपनी बेटी से बढ़कर भी अपने मायके वालों को ही प्यार करती है। बस यही वजह थी कि मैंने वसीयत बनवा ली थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी तो सीधी सादी है, सरल स्वभाव की है। वह अपने अधिकारों के लिए माँ से तो लड़ेगी भी नहीं और चुपचाप ही सब कुछ छोड़कर निकल जाएगी। लेकिन बेटी, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी ऐसे ही खाली हाथ मेरे घर से चली जाए। इसलिए मैं अपना घर मेरी बेटी कांता के नाम करता हूँ। इस घर में मेरी पत्नी जब तक चाहे रह सकती है, लेकिन इस घर पर मेरी बेटी का ही अधिकार रहेगा। मेरे अकाउंट में जितने भी रुपए होंगे और मुझे कंपनी की तरफ से जितना भी हिसाब किताब मिलेगा, वह सारा रुपया मैं मेरी बेटी को ही देता हूँ। वकील साहब वसीयत पढ़ रहे थे। दिगंबर जी ने वसीयत में लिखवाया था,
मैंने अपनी पत्नी के साथ एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया था। उस अकाउंट में मैंने 10 लाख की एफडी करवाई है। उस एफडी के रुपए मेरी पत्नी को ही मिलेंगे और मेरी पत्नी के सारे गहने भी पत्नी के पास ही रहेंगे, ताकि उसका जीवन आराम से कट जाए। यह सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी बेटी के साथ अन्याय न हो पाए। यह सब सुनकर और वसीयत में लिखी हुई बातें सुनकर कांता हिचकियां ले लेकर रो पड़ी। वह बड़ी भावुक हो गई थी कि उसके पिता ने अपने बाद भी अपनी बेटी के बारे में सोचा था और अभी आज भी उनका प्यार उसे महसूस हो रहा था। उसे आज अपने पिता की बड़ी शिद्दत से याद आई। वैसे भी अभी अभी तो वो गए थे, वरना माँ ने तो अपने जीते जी ही उसे अनाथ बना दिया था। कांता की माँ वसीयत सुनकर और पत्र की बातें सुनकर स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। कहाँ तो वह सब कुछ हड़प करके अपनी बेटी को बदनाम करके वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन इस वसीयत ने उनके सारे इरादों पर पानी फेर कर रख दिया था। और यह वसीयत उस लालची माँ के लिए मुंह पर एक करारा तमाचा ही था। कांता की माँ अकेले उस घर में नहीं रहना चाहती थी, अतः अपने हिस्से के एफडी के रुपए और गहने लेकर वह कांता के मना करने के बावजूद भी अपनी बहन के घर रहने चली गई। कांता को अपना अधिकार मिल गया था, लेकिन कांता को अपनी माँ के लिए बड़ा दुख हो रहा था। कांता ने घर को किराए पर लगा दिया और किराए के रुपए वह गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए और कुछ सामाजिक कार्यों के लिए लगाने लग गई। कांता को अपनी माँ का व्यवहार देखकर बड़ा तेज झटका लगा था कि पिता के जाने के बाद अचानक कैसे माँ बदल गई। पहले उसने अपनी माँ का ये रूप नहीं देखा था। लेकिन कांता के पिता दूरदर्शी थे, जिन्होंने पहले से अपनी बेटी के बारे में सोच रखा था और पत्नी के साथ भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। उनके जीवन काल के लिए पर्याप्त रुपए तो उन्होंने उसे भी दे ही दिए थे। और वैसे भी कांता उनकी इकलौती बेटी थी, तो अपने पिता का सब कुछ उसका ही तो था। उन्होंने भी समझदारी से पहले ही फैसला लेकर सही किया था, वरना इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद कौन क्या कर बैठे, किस किस बात पर आपस में मनमुटाव हो जाए, झगड़े हो जाए, क्या कह सकते हैं। दिगंबर जी ने भी पहले से ही फैसला लेकर अपनी लालची पत्नी को अच्छा सबक सिखाया था। मित्रों, क्या कांता की माँ का व्यवहार सही था? अपनी बेटी से ज्यादा भरोसेमंद उन्हें अपनी बहन लग रही थी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।